गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ध्यान देना, ये बंसल क्लासेस ओडिशा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम वीडियो ये देख रहे हो। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा था और हम लोगों ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी इजिकल टू क्या होता है, केबी इंटू मोलिटी। अगर ध्यान देना, अगर जो सॉलिड है मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सिंपल, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मैंने बताया था फॉर्मूला फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू केबी इंटू मोलिटी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। केबी को मैंने बताया था, केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन ध्यान देना है क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, केबी इंटू मोलिटी। केबी इंटू क्या होगा, मोलिटी। कहने का मतलब, अगर मेरा ध्यान देना मोलिटी 1 है, अगर मेरा ध्यान देना मोलिटी 1 है, मतलब मैं बोलूँ कि मैं 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो जो भी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट होगा। तो लिखा हुआ है, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या, ध्यान देना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड पॉइंट में कभी पूछ सकता है कि जितना बोर्ड में कभी पूछ सकता है कि यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन बताओ। तो क्या है, ध्यान देना, इट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। कहने का मतलब, 1 मोलर सॉल्यूशन में जो भी, ध्यान देना, 1 मोलर सॉल्यूशन सॉल्यूशन बनाओगे तो तुम क्या लोगे, पहले सॉल्वेंट डालोगे। सॉल्वेंट क्या ले लिया, 1 kg मान लिया। उसमें क्या किया, 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालोगे, तो ऑब्वियस से बात है उसमें जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे, यूबलेस को भी कांस्टेंट बोलेंगे। लिखा हुआ फॉर आई इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, केबी। तो डेफिनेशन सभी को समझ में आ रहा है। यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट ध्यान देना, यूनिट के लिए डेल्टा टीबी क्या होगा, केबी इंटू मोलिटी। तो केबी जो होगा, केबी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टीबी इंटू क्या होगा, एम। और तुम एम जो होता है सभी को पता है, एम क्या होता है, मोलिटी। मोलिटी क्या होता है, मोल पर केजी। मोल पर केजी। और डेल्टा टी भी हमेशा क्या होगा, डेल्टा टी भी तो किसको डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है और केल्विन में भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान में यूनिट ऑफ केबी की बात किया, केल्विन केजी पर। केल्विन ऊपर है और मोलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, इसलिए ध्यान केजी कहाँ चला गया, ऊपर। तो यूनिट ऑफ केबी की बात करें तो केल्विन केजी पर मोल और डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, दोनों यूनिट यूज किया जाता है। पर ध्यान, मैक्सिमम टाइम कौन सा यूनिट यूज किया जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। तो यूनिट समझ में आ रहा है। अब वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू हमेशा ध्यान देना प्रॉब्लम में गिवन होता है। केबी का वैल्यू हमेशा क्या होता है, प्रॉब्लम में गिवन होता है। तो वही लिखा हुआ है, केबी जो कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट। मैंने पिछले क्लास में बताया था केबी किसका करेक्टरिस्टिक होता है, केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट चेंज हो गया तो केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, केबी का वैल्यू, केबी अगर बहुत सारा दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है तुम केबी किसका यूज करोगे, हमेशा ध्यान रखना जो सॉल्वेंट होगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, केबी यूज करेंगे। तो यहीं पे तुम्हारा वो, तुम्हारा फर्स्ट फर्स्ट दिन जो लेक्चर लिया था लिक्विड सॉल्यूशन का, ये कैसे चेक करते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट, ये तुम्हारा काम आने वाला है। तो समझ में आ रहा है, केबी किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, केवल सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये क्या होता है, ध्यान देना, केबी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट। तो वैल्यू समझ में आ रहा है। ध्यान देना, केबी की वैल्यू नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, और कभी कभी हो सकता है कि केबी कैलकुलेट करा ले। तो केबी का ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक्स से केबी का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय क्या होता है, 1000 इंटू वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला है केबी का, इसको रख लेना। कभी कभी ध्यान देना, मैक्सिमम टाइम 99% केसेस में ध्यान देना, इसको यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा केबी की वैल्यू जो सॉल्वेंट होगा उसका केबी हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। पर हो सकता है कि वो फॉर्मूला भी यूज करा सके, फॉर्मूला भी यूज करा सकते हो। तो केबी का फॉर्मूला क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आर टी नॉट बी स्क्वायर इंटू क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन। तो अब आर की बात करते हैं, तो आर तो हमारा क्या होता है, यूजीसी, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी नॉट बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ध्यान, टी नॉट बी हमेशा केल्विन में यूज करना, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में यूज मत करना। वहां पे तुम बोल सकते हो सर वहां पे केल्विन में यूज कर सकते, केल्विन में भी यूज कर रहे थे और डिग्री सेंटीग्रेड में भी यूज कर रहे थे। और ध्यान देना, वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, डेल्टा टीबी। चेंज इन, ध्यान देना, चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। चाहे तुम्हारा टेम्परेचर केल्विन में हो, चाहे तुम्हारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो, चेंज तो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा।
जो चेंज केल्विन में होने वाला वही चेंज क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में होने वाला है। इसलिए ध्यान देना, हम वहाँ पे दोनों की बात कर रहे थे। और जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर, तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, 11th से तुम्हें बोलता आ रहा हूँ कि टेम्परेचर हम इस केस में यूज करेंगे, केल्विन में यूज करेंगे। एम क्या होगा, ध्यान देना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच वेपरेशन क्या होता है, ध्यान देना, एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपरेशन क्या होता है, ध्यान देना, एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब डेल्टा एच वेपरेशन है क्या, तुम्हारे पास 1 मोल लिक्विड है, ध्यान देना क्या बोल सकते हैं, तुम्हारे पास क्या, ध्यान देना, 1 मोल कोई लिक्विड है, या 1 मोल तो मान लो क्या सॉल्वेंट है। इस 1 मोल सॉल्वेंट को कहाँ कन्वर्ट करना, ध्यान देना, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट करना है। वेपर में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस बात, कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपरेशन बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है, डेल्टा एच वेपरेशन हमेशा क्या होगा, ध्यान देना, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपरेशन बोलते हैं। तो डेल्टा एच वेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच समझ में आ रहा है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। एट बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान रखना। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ आर की। तो यूनिट ऑफ आर हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा था हम लोगों ने 11th में। 0.0821 होता है, 0.083 होता है, 8.314 होता है, 2 होता है। सबका मैंने डिटेल में बता दिया। पर ध्यान देना, वहां तो था कि प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। यूनिट ऑफ आर विल बी डिपेंड अपॉन डेल्टा एच वेपरेशन। डेल्टा एच वेपरेशन क्या है, एनर्जी टर्म है, एक एनर्जी टर्म है। एनर्जी या तो जूल में होगा, नहीं तो क्या होगा, कैलोरी में होगा। मतलब 0.0821 तुम यूज नहीं कर सकते हो, 0.083 तुम यूज नहीं कर सकते हो। मैंने बताया था गैसेस स्टेट में 0.081 यूज करते हैं, या 0.083 यूज करते हैं। अगर ध्यान देना, प्रेशर एटीएम है, वॉल्यूम लीटर में है, तो 0.081। प्रेशर बार में है, वॉल्यूम लीटर में, तो 0.083। और मैंने बताया था आर की वैल्यू एक और होता है, 8.314 भी होता है और 2 भी होता है। 8.314 जूल में होता है, 2 कैलोरी में होता है। ये यूनिट कहाँ यूज किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा वेपराइजेशन आ गया तो ऑब्वियस सी बात, एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी या तो जूल में होगा, नहीं तो क्या होगा, कैलोरी में। जूल में होगा तो आर की वैल्यू 8.314, शॉर्ट करके लिए ध्यान रखना 25/3 लिख सकते हो। और कैलोरी में होगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यूनिट ऑफ आर में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, जैसे डेल्टा जो क्वेश्चन चेक करना उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट पुट करना। अब है, एक टर्म होता है डेल्टा वेपराइजेशन होता है, और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। एक टर्म डेल्टा वेपराइजेशन होता है और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। है क्या, दोनों में फर्क है कि डेल्टा वेपराइजेशन की बात करते हैं तो पर मोल के लिए डिफाइन होता है, मतलब 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। जो लैटेंट वेपराइजेशन है, ध्यान देना, वो पर ग्राम के लिए डिफाइन होता है या 1 ग्राम के लिए डिफाइन होता है। समझ में आ रहा है दोनों में, डेल्टा वेपराइजेशन पर मोल डिफाइन होता है और लैटेंट वेपराइजेशन किस में डिफाइन होता है, पर ग्राम होता है। तो फॉर्मूला देख, पर मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन और कुछ नहीं, वो क्या होगा, लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन इनटू क्या होगा, मोलर मास। मतलब डेल्टा वेपराइजेशन, अगर लैटेंट वेपराइजेशन दिया तो भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो और कुछ नहीं किया, ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया, ऊपर देख लो, ये जो मोलर मास है उसको डेल्टा वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई मोलर मास किया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैटेंट वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो गया। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, वही फॉर्मूला, के बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू टी नॉट बी स्क्वायर इंटू मोलर मास था। और मोलर मास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया, डेल्टा वेपराइजेशन डिवाइड बाई मोलर मास। डेल्टा क्या होगा, वेपराइजेशन डिवाइड बाई क्या होगा, मोलर मास। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम किस में कन्वर्ट कर दिया, एलबी में। और एलबी को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो कहते हैं जो भी ये फॉर्मूला बताया है ये केबी है, केबी किसका फंक्शन है, केवल फंक्शन तो नहीं बोल सकते हो, केबी किस पे डिपेंड करता है, केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर इफ लैटेंट वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ध्यान रखना, पहले तो मैं बोलूंगा कि वाटर का ध्यान देना, बहुत सारा प्रॉपर्टी हमें रटना पड़ता है। जैसे तुम इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, के बी वैल्यू रटना पड़ता है, के वैल्यू रटना पड़ता है। वैसे ध्यान देना, इसका लैटेंट वेपराइजेशन है कितना दिया हुआ, ये तो लैटेंट एल बी है ना, क्योंकि हमारा क्या दिया, पर ग्राम दिया, तो लैटेंट वेपराइजेशन क्या है, 540 कैलोरी पर ग्राम इसमें दिया हुआ है। हो सकता था ना भी दे। और ध्यान देना, हमें आर पता है तो हम फॉर्मूला लिख सके, के बी क्या होगा, आर इंटू टी नॉट बी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई क्या, 1000 इंटू एल बी। आर हमें पता है, और ध्यान देना, आर पता है, टी नॉट बी भी पता है, टी नॉट बी तो सबको पता है, ध्यान देना, वाटर का
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1000 भी पता है, एल भी पता है। तो आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। 2 क्यों यूज कर रहे हैं, ये ध्यान देना लेटेंट वेपरेशन क्या है, ग्राम में है, 1000 को वैसे रखेंगे, और मैंने बताया था टेम्परेचर किसमें रखना है, केल्विन में, तो टेम्परेचर केल्विन में रखोगे तो आ जाएगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो वाटर का केबी रटी लेना कितना होता है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है, इसको ध्यान रखना। दो वैल्यू रटना है, एक वाटर का केबी, केबी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर का केबी ध्यान देना हर हाल में तुम्हें रटना ही है। अगर उसका डेल्टा एच वेपरेशन या लेटेंट वेपरेशन नहीं रट रहे हो तो चलेगा, क्योंकि वो वैल्यू कभी कभी दे दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। पर केबी वैल्यू ध्यान देना वाटर का मैक्सिमम टाइम नहीं दिया जाता है, कभी कभी बहुत किस्मत गंदा, किस्मत अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सभी फ्री में मिल जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक बात करते हैं, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 19 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। केबी ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। बात किसकी कर रहा है, ध्यान देना ग्लूकोज की। आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना सबसे पहले फैंटम फैक्टर देखना। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैंने बताया था ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ग्लूकोज क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला तुरंत क्या लगा दोगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू मोलिटी। आई की वैल्यू 1 है, के बी तो कितना दिया 0.52। मोलिटी की बात करते हैं, क्या बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा था, मोलिटी की बात करते हैं। तो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया, तो 90 बाई क्या होगा 180, तो मोल्स कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 200 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आती है 1.3 केल्विन। समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, और ध्यान देना वेट ऑफ सॉलिड भी दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, केबी भी दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलिटी। वहां से हम क्या करेंगे, आराम से डेल्टा टीबी निकाल लेंगे। और डेल्टा टीबी तो हमें पता है, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस क्या होता है, टी नॉट बी। टीबी की टीबी किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये टीबी किसका है, सॉल्यूशन का, और ये किसका है, सॉल्वेंट का। तो एक बार ध्यान देना सॉल्वेंट का तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ऑलरेडी पता है कितना होता है 373 होता है, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं टीबी ऑफ सॉल्यूशन इन कैलविन। तो 373 प्लस 1.3 कैलविन में है, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। इक्वेशन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है an aqueous solution contains 5.85% weight by weight of NaCl, 7.1% weight by weight of MgCl2 and 3% weight by weight of urea. Calculate the boiling point of solution. अब एक्वा सॉल्यूशन बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है वाटर क्या मेरा सॉल्वेंट है, और इसमें ध्यान से देखना अब केबी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं सब परसेंटेज में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम है। तो NaCl का वेट कितना हो जाएगा 5.85, MgCl2 का वेट कितना हो जाएगा 7.1, यूरिया का वेट कितना हो जाएगा 3 ग्राम। तो सभी के क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स के साथ ध्यान देना एक और चीज निकाल लेंगे, NaCl का वेंटा फैक्टर कितना है 2 होगा, मैंने बोला था NaCl सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइट, कुछ नहीं दिया तो हम क्या जिम करेंगे 100% आयनाइजेशन। 100% आयनाइजेशन होगा मतलब नंबर ऑफ आयन से क्या होंगे हमारे वेंटा फैक्टर होंगे। तो NaCl का वेंटा फैक्टर 2 दिया हुआ है, MgCl2 का वेंटा फैक्टर 3 दिया हुआ है, और यूरिया का तो हमें पता है वेंटा फैक्टर कितना होता है 1 होता है। अब सभी का वेट पता था तो हमने क्या किया, वेट ऑफ वाटर निकाल दिया, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 था, तो 100 माइनस 5.85 माइनस 7.1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 84.05 ग्राम वेट ऑफ वाटर है। अब डेल्टा टीबी जो है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉलिड कितना है, सॉलिड ध्यान देना NaCl भी MgCl2 भी और यूरिया। तो एक तो तुम फॉर्मूला है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीबी1 प्लस डेल्टा टीबी2 प्लस क्या डेल्टा टीबी3। ये कर सकते हैं, इसको हटा इसको कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मैं केबी निकाल सकता, केबी बाहर सभी निकाल लेता हूँ। तो क्या यूज करूँ, आई इंटू मोलिटी 1, आई इंटू क्या होगा मोलिटी 2, आई इंटू क्या होगा मोलिटी 3 कर सकते हैं। तो ये ना करके मैं ध्यान देना मैं करके आ रहा हूँ, ध्यान देना केबी बस बाहर निकल है, मैं एक सिंगल सिंगल भी कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एडिटिव इन नेचर है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ये तो मेरा केबी वैल्यू है। अब हमें पता है ध्यान देना NaCl 0.1 मोल है, पर वेंटा फैक्टर कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2। MgCl2 का मोल 7.1 डिवाइड बाई क्या 95, पर वेंटा फैक्टर कितना है 3 है,
और ध्यान देना यूरिया के मोल्स कितने 0.05 है, पर वेंटाफिलिटी कितना 1 है। तो ये मोल्स हो गए, डिवाइड बाय क्या होगा वेट इंटू क्या होगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा टी फाइंड करेंगे, डेल्टा टी फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.93 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.93 कितना हो जाएगा 102.93 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ सकता है और केल्विन में भी पूछ सकता है। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 100 ऐड कर देंगे, केल्विन में पूछेगा तो 373 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग वेंट ऑफ फैक्टर 4 है whose 20 gram or dissolving in 500 gram of water produces a solution having boiling point 105.2 डिग्री। सब करने पे ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 105.2 डिग्री, और ध्यान देना वाटर की बात कर रहा है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100। डेल्टा टीबी की बात करते हैं तो 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। डेल्टा टीबी ध्यान देना इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा टीबी ध्यान देना चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में वही चेंज क्या होगा केल्विन में भी होगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा आई इंटू केवी इंटू मोलिटी। बात किसी कर रहे हो ध्यान देना मोलर मास का निकालना था, फॉर्मूला पुट कर देता डेल्टा टीबी क्या है 5.2, एंटा फैक्टर कितना 4 है, केवी वैल्यू मैंने बोला था अब नहीं दे रहा है मतलब वाटर 0.52 है। अब कितना दिया 20 ग्राम कोई सॉलिड है तो 20 बाई एम इंटू क्या होगा 500 इंटू क्या होगा 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मोलर मास कितना आ जाएगा 16 ग्राम। बस मैं शुरू से ही बोला था लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो ध्यान देना केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लॉजिक पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एन aqueous solution of glucose boils at 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वही केवी ही है ध्यान देना, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.5 केल्विन केजी पर मोल। अब दिया 0.5, ध्यान देना नॉर्मली 0.52 है, पर मैंने बोला था क्वेश्चन पेपर में जो भी लिख दे वही वैल्यू लेना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो डेल्टा टीबी इंटू आई इंटू केवी इंटू मोलिटी फॉर्मूला होगा। डेल्टा टीबी तो पता है ध्यान देना कितना दिया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन बॉयल्स कितना हो रहा है 100.01, ध्यान देना चेंज कितना हो जाएगा 0.01, ये 0.01 है। इसकी बात करें ग्लूकोज तो वेंटा फैक्टर कितना हो जाएगा 1, केबी कितना दिया 0.5। अब बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो मान लेते हैं एन मोल्स है तो एन बाई 100 इंटू क्या 100, यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, एवोगाड्रो नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। जनरल न्यूमेरिकल है और फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल सारे आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, और बाकी सभी को समझ में तो आ रहा है। जिसको डाउट होगा लेक्चर के बाद ध्यान देना, लेक्चर देखने के बाद पूछ सकते हो। वैसे ध्यान देना तुम पढ़ तो रहे नहीं हो, तो तुम देखोगे भी नहीं कि सर ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और कोई नहीं जो पढ़ेगा मैं ध्यान देना उसको मैं पढ़ाऊंगा, बाकी लोग नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अपने जब पेपर होगा जेई मेन का नंबर कम आएंगे तो अपने आप फील होगा कि पढ़ना चाहिए था। तो ये था हमारा ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ध्यान देना, जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है। और हमें पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ध्यान देना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसी की इफेक्ट को हम लोगों ने ध्यान देना अभी तक पूरा पढ़ा। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा टी। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का ध्यान देना कोई फ्रीजिंग पॉइंट मान लो कुछ है T1 केल्विन है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या ध्यान देना T1 केल्विन है। अगर उसमें तुम कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करोगे तो ध्यान देना उसका टेम्परेचर क्या होगा ध्यान देना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। अब जो टेम्परेचर होगा T2 क्या होगा लेस देन T1 होगा। तो इसको हम लोग डिटेल में पहले पढ़े, डिटेल में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ऐसा टेम्परेचर जहां पे ध्यान देना सॉलिड और लिक्विड क्या हो इक्विलिब्रियम में। तो वही लिखा हुआ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या ध्यान रखना 0 डिग्री
सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्यान देना, वाटर और आइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। वाटर और आइस क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब जिस रेट से आइस मेल्ट करता है उसी रेट से ध्यान देना वाटर क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो दोनों क्या होंगे, ध्यान देना इक्विलिब्रियम होंगे। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। और दूसरा डेफिनेशन ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ध्यान देना, लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था। बॉइलिंग पॉइंट कैसा था, ध्यान देना, वेपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा उसको तुम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो थे। पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ध्यान देना, लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर जैसे सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, जिस टेम्परेचर पे होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये वेपर प्रेशर समझ में आ रहा है, और मैंने तुम्हें बताया भी था वेपर प्रेशर पढ़ाते समय कि वेपर वेपर प्रेशर किसका क्या होता है, ध्यान देना, सबका होता है। लिक्विड का भी होता है और गैस, सॉरी गैस का नहीं, लिक्विड का भी होता है और सॉलिड का भी होता है। गैस के लिए तो वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं होता, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिफाइन होता है। अलग बात है, ध्यान देना, अभी तक हम लोगों ने सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या माना था, नेग्लिजिबल। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं आइडियली, मतलब नॉर्मली तो उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है, पर हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या एज्यूम कर लेते हैं, उसका वेपर प्रेशर क्या है, 0 है। पर यहाँ पे ध्यान देना, जो भी लिक्विड है, ऑब्वियस सी बात है, उसका वेपर प्रेशर लिक्विड में भी होगा, और सॉलिड होगा तो सॉलिड में भी क्या कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। यानी जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे H2 सॉलिड है और H2 लिक्विड है, बोला ना, सॉलिड और लिक्विड क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ध्यान देना ये प्रोसेस कैसा है, डेल्टा एच सॉलिड है, किस में कन्वर्ट है, H2 लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कैसा प्रोसेस होगा, ध्यान देना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब अगर मुझे आइस से वाटर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस क्या है, ध्यान देना, एंडोथर्मिक है। और किस टेम्परेचर पे हो रहा है, ध्यान देना, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे। ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, ध्यान देना, हर टेम्परेचर पे एस्टैब्लिश नहीं होगा, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट पे ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इसको समझने के लिए तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या, ध्यान देना, ये वाटर है, कंटेनर में क्या, ध्यान देना, वाटर है। मैंने बाहर से क्या किया, आइस ऐड किया, और आइस का वेट कितना था, ध्यान देना, 2 ग्राम। आइस का वेट कितना था, ध्यान देना, 2 ग्राम था। और वाटर का वेट मान लेते कितना था, 100 ग्राम था। अगर मैं बात करता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ध्यान देना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, ध्यान देना, आइस और वाटर दोनों क्या होंगे, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम में होंगे। दोनों क्या होंगे, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्यान देना, ना ही आइस के वेट में फर्क होगा, ना ही क्या होगा, वाटर के वेट में फर्क होगा। तो समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ ध्यान देना, जैसे ही कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे चला जाता है तो प्रोसेस तो चलता है, और ध्यान देना जो चीज होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो समझ में आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ डिफाइन होगा, जब सॉलिड और लिक्विड क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया कि तुम्हारे पास क्या है, एक कंटेनर लिया, उसमें 100 ग्राम वाटर लिया है, और उसमें क्या किया, 2 ग्राम आइस ऐड किया। और कहाँ बात किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात किया। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। मतलब वाटर 100 ग्राम होगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट मेंटेन करेंगे तो वाटर 100 ग्राम होगा, और आइस क्या हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, डेल्टा एच कैसा होता है ना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अभी मैं उस पर आता हूँ। अब हीटिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे, ध्यान देना, तो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा मतलब आइस क्या होगा, ज्यादा मेल्ट होगा। मतलब सॉलिड से लिक्विड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, बढ़ेगा। कूलिंग करेंगे, ध्यान देना, टेम्परेचर क्या करेंगे, लोअर करेंगे, लिक्विड सॉलिड जाएंगे, बैकवर्ड, अमाउंट ऑफ आइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं वही बता रहा था कि जब तुमने 100 ग्राम वाटर लिया था, 2 ग्राम आइस लिया था, तो बात किस पे किया था, फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करोगे तो वाटर 100 ग्राम होगा और आइस कितना होगा, 2 ग्राम होगा। अगर वही मैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूँ तो टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री से बढ़ गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया।
बढ़ गया मतलब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड चले जाएगा मतलब आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आइस मेल्ट होगा मतलब वाटर का अमाउंट क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस केस में तुम क्या बोल सकते हो, वाटर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 100 ग्राम होगा, जबकि आइस क्या होगा, लेस देन 2 ग्राम होगा। अगर सेम उल्टा कंडीशन लेते हैं, -5 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, मैंने पहले क्या था 0 डिग्री, अब क्या हो गया -5। मैंने टेम्परेचर को क्या किया, कम किया। टेम्परेचर को मैंने कम किया तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाएगा मतलब वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आइस का अमाउंट क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब आइस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 ग्राम होगा, और वाटर क्या होगा, लेस देन 100 ग्राम होगा। तो ये हीटिंग और कूलिंग समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे चल के मैं इक्वेशन कराने वाला हूँ। इक्वेशन कराऊंगा जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे अगर टेम्परेचर लेके चले जाएंगे तो कितना आइस, ध्यान देना, फॉर्म होगा, कितना आइस फॉर्म होगा। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मैं तीन तरीके से बताऊंगा। एक तो फिजिकल मेथड से बताऊंगा या तुम्हें फील कराऊंगा कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है। दूसरा ध्यान देना, मैं ग्राफिकली समझाऊंगा। और तीसरा इंट्रोपी का यूज करके समझाऊंगा। तो अगर मैं सिंपल बात करता हूँ कि हमें क्या करना है, तुम्हें फील करना है कि डिप्रेशन कैसे होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे होता है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, वाटर है। क्या ध्यान रहे हो, तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ध्यान देना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, पास पास होंगे, क्योंकि लिक्विड में भी क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है। फिर कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे मान लेते हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। अगर मुझे ध्यान देना इसको फ्रीज करना है, फ्रीज करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इनके डिस्टेंस को क्या करना है, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, कम करना पड़ेगा। तो ये सब समझ में आ रहा है। तो अगर इसी को मैं ध्यान देना, अगर मैं डायरेक्टली टेम्परेचर कम करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पर हमें किसकी बात करना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करना है। और किसके लिए बात करना है, ध्यान देना, सॉल्यूशन के लिए बात करना है। तुम क्या करोगे, ये तो सॉल्वेंट है, तुम क्या करोगे, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। जब तुम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स वाटर, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर है। इनके बीच में क्या आएगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आ जाएगा। इनके बीच में क्या आएगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आ जाएगा। इनके बीच में नॉन वोलेटाइल सॉलिड आ जाएगा तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ गई। उनकी बीच की दूरी क्या है, बढ़ गई। तुम्हें क्या करना था, ध्यान देना, इनकी बीच की दूरी को कम करना था ताकि ये क्या हो सके, फ्रीज हो सके। पर तुमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करके इनकी दूरी को क्या किया, बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मतलब पहले जितना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा अमाउंट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया, ध्यान देना, ये टर्म आ रहा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सभी को फील हो रहा है कि कैसे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम हो रहा है कि पहले नॉर्मली वाटर वाटर मॉलिक्यूल था, तो इनके बीच में कुछ दूरी थी जिनको हमें फ्रीज करके कम करना था। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया तो दूरी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ गई। बढ़ गई मतलब हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो बस है फील कराने वाली बात की कैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये ऊपर इधर वेपर प्रेशर और इधर क्या है, टेम्परेचर। इधर क्या ध्यान देना, टेम्परेचर है। इसका कर्व बनाया हुआ है, मैंने फेज डायग्राम बनाया था। ये इसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना, ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट है। तो ऊपर वाला जो लाइन है, ध्यान देना, ये ऊपर वाला जो लाइन है लिक्विड का लाइन है, और ये लाइन किसका है, सॉलिड का। तो ये जो लाइन बनाया, ध्यान देना, किसके लिए बनाया, सॉल्वेंट के लिए। ये जो लाइन बनाया, ध्यान देना, सॉल्वेंट के लिए। ये लाइन ध्यान देना सॉलिड के लिए, ये सॉलिड के लिए, और ये क्या है, लिक्विड के लिए। ये लाइन इधर भी जाएगा पर ध्यान देना उसका हमें जरूरत नहीं है। तो ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड है। ये सॉल्वेंट की लाइन समझ में आ रहा है। अब है क्या, ध्यान देना, ये वेपर प्रेशर है, तो ये पूरे टर्म पे क्या है, लिक्विड का वेपर प्रेशर है। और ये पूरे टर्म पे क्या है, सॉलिड का वेपर प्रेशर है। किस इसी पॉइंट पे तो क्या हुआ, इसी पॉइंट पे तो क्या हुआ, ध्यान देना, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, ध्यान देना, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। इसलिए ध्यान देना यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ, टी नॉट एफ। टी नॉट एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, लिक्विड ही फॉर्म में है, क्योंकि तुमने अभी तो क्या किया, फ्रीज किया नहीं, तुम अलग बात है सॉलिड का बना लिया पर फ्रीज तो किया नहीं है। अब जो तुम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करोगे वो किस में ऐड करने वाले हो, लिक्विड में। और हमने देखा था लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो नीचे तो क्या होगा, वही होगा कर्वेचर वाला, पर क्या होगा थोड़ा सा नीचे होगा। इसलिए मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से बनाया। तो अब ध्यान देना, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर 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 ये कहाँ हो गया, इस पॉइंट पे क्या हो गया, सॉलिड के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर डिफाइन होगा वो क्या होगा, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और तुम्हें साफ दिख रहा है, ध्यान देना, टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन क्या, टी एफ है। तो डेल्टा टी एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और टी एफ जो है, ध्यान देना, अब यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डेल्टा टी बी क्या था, टी बी माइनस टी नॉट बी। पर टी डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। थोड़ा सा ध्यान रखना, डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जबकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ग्राफिकली समझ में आ रहा है कि कैसे डिप्रेस हो रहा है और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक क्या, एंट्रोपी का यूज करके हम चेक करते हैं क्या किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो किसका कम होगा। तो हम लोग किसका एंट्रोपी यूज किए थे, वहां पे सॉल्वेंट का यूज किया था, सॉल्यूशन का। वहां पे ध्यान देना हमारा क्या हो रहा था, वेपर फॉर्म हो रहा था, क्योंकि लिक्विड कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे लिक्विड कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो इंट्रोपी किसकी डिफाइन करेंगे, वेपर की डिफाइन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सॉलिड की डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास इंट्रोपी सॉलिड की भी है, सॉल्वेंट की भी है, सॉल्यूशन की। अगर मैं तीनों से पूछूं, फिर 3 लाइन ड्रॉ किया, इंट्रोपी इंक्रीजिंग, सबसे ज्यादा इंट्रोपी किसकी होगी, सबसे कम तो सभी को पता है सॉलिड है। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की बात करोगे तो रैंडमनेस किस में ज्यादा होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है। अब लिक्विड हमारे दो है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सॉल्वेंट में तो एक ही पार्टिकल है, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट भी है सॉलिड भी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो इंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉलिड है। ये जो चेंज हुआ, ध्यान देना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एस सॉल्वेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ध्यान, डेल्टा एस सॉल्यूशन। तो डेल्टा एस सॉल्वेंट समझ में आ रहा, सेम वही इंट्रोपी चेंज जो वहां किया गया था और 1 मोल के लिए ये भी सेम है। तो डेल्टा एस जो फ्यूजन है, वहां हमने क्या डिफाइन किया था, डेल्टा एस वेपराइजेशन डिफाइन किया था। डेल्टा एस फ्यूजन जो होता है क्या, डेल्टा एस फ्यूजन भाई क्या होता है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब जो डेल्टा एच फ्यूजन है, फिर से बात करूंगा, सॉल्वेंट हो जाए, सॉरी, फ्यूजन किसका होता है, तुम जब लिक्विड से वेपर बनाते हो तो सॉलिड का तो वेपर बनता नहीं है, लिक्विड तो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब सॉल्वेंट का तो वेपराइजेशन हो। अगर तुम ध्यान देना, क्रिस्टलाइजेशन करते हो या तुम फ्रीज करते हो, तो फ्रीज में भी तो सॉलिड फ्रीज थोड़ी होता है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, फ्रीज होता है। तो ऑब्वियसली बात है, डेल्टा एच फ्यूजन इज सेम फॉर बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। जैसे वहां भी बताया था, वहां भी सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट अलग से करो या सॉल्यूशन में लिखो, इन द एंड किसका होना है, सॉल्वेंट ही 1 मोल, 1 मोल के लिए तो हो रहा है। तो वहां पे जैसे डेल्टा एच प्रिपरेशन सेम था, सेम केस में उसी तरीके से डेल्टा एच फ्यूजन भी क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी एफ। डेल्टा सॉल्वेंट की बात करें, डेल्टा एच सॉल्यूशन में क्या हो, टी नॉट एफ। अब सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, डेल्टा एच सॉल्यूशन ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उसका कम होगा। डेल्टा एच सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच सॉल्वेंट, इसलिए क्या है ना, टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन क्या होगा, टी एफ। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं बोलना चाहिए, ध्यान देना, कि बस एक ही केस में होता है जब हम क्या ऐड करें, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करें या तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हो तब। तो ये हो गया। अब मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, चाहे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किस पे डिपेंड करते हैं, मोलिटी पे डिपेंड करते हैं, कैसे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली पॉसिबल क्या हो, मोलिटी। डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होता है, के एफ इंटू मोलिटी, वेर एम रिप्रेजेंट करता है मोलिटी को, के एफ, जैसे वहां पे यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वहां पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर मोर देन वन सॉलिड के लिए वही होगा, डेल्टा टी क्या होगा, के एफ इंटू मोलिटी वन, मोलिटी टू, ऐसे। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे वहां पे हमने यूलियस को भी कांस्टेंट डिफाइन किया था, वैसे हम क्या करेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट सेम डेफिनेशन है, 1 मोल सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना। वो क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ किसकी बात करें, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, लिखा हुआ इट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोल सॉल्यूशन।
यूनिट ऑफ केएफ की बात करें तो क्या केल्विन केजी पर मोल, डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। वैल्यू की बात करेंगे फिर से, वैल्यू क्या होता है न्यूमेरिकली, ध्यान देना न्यूमेरिकल्स में क्या होता है गिवन होता है, तो वही केएफ इज ए कांस्टेंट whose numerical value will be given in the problem, it is different for different different solvent। फिर थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, केएफ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बस फॉर्मूले में बस यार फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले बस चेंज है। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट। वहाँ पे डेल्टा वेपरेशन यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो डेल्टा फ्यूजन। वहाँ पे लेटेंट वेपरेशन यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो लेटेंट ऑफ फ्यूजन। तो के फिजिकल टू क्या आर टी नॉट एफ स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 इन डेल्टा फ्यूजन, या के फिजिकल टू क्या होगा आर टी नॉट एफ 1000 था मेरा, ये 100 हो गया, इसको 1000 कर लेना, गड़बड़ हो गया। 1000 इंटू क्या होगा लैटेंट ऑफ फ्यूजन। और केएफ थोड़ा सा ध्यान देना, वाटर का मैंने बोला था, जैसे केबी कितना रट लिया था 0.52, केएफ क्या हुआ वाटर का 1.86 केल्विन केजी पर मोल, इसको रटना है। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब Na2SO4 किसमें टूट जाएगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। ध्यान देना अल्फा क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि 75% बोल रहा है, अगर 100% बोलता तो मुझे ये सब ड्रामा करना ही नहीं पड़ता, तो क्या लिखता 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा। मैंने बोला तो तुम ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, और ए तो इन द एंड क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, तो ज्यादा बेटर क्या है 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस अल्फा क्या होगा 2 अल्फा अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होगा आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी। हमें क्या लिखना है फ्रीजिंग पॉइंट ही निकालना है, मतलब हमें डेल्टा टी एफ ही निकालना है। आप जनरल आई कितना है 2.5, के कितना 1.8, 1.8 लिया 1.86 होता है, थोड़ा सा रुक जाओ, ये 1.86 होता है, कैलकुलेशन गड़बड़ क्या। चलो इसमें इस क्वेश्चन में कर लिया, ध्यान देना 1.8 लेके मानते हैं, पर ध्यान देना एक्चुअली 1.86 होता है, तो 1 पॉइंट क्या होगा 8 होगा। अब मोलिटी की बात करते हैं तो Na2S4 18.4 दिया, तो उसके मोस्ट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया था 200 इंटू 500, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं 4.65। तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो ध्यान देना कितना होगा -4.65। तो ध्यान देना वहां पे डेल्टा टीबी था, डेल्टा टीबी में मैंने बोला था अगर तुमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करो 100 ऐड करो, और 100 हमेशा ऐड मत कर देना अगर वाटर तुम्हारा क्या सॉल्वेंट हो तो। मैक्सिमम केस में वाटर सॉल्वेंट होगा, पर हाँ थोड़ा सा देख लेना 100 ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा इन डिग्री सेंटीग्रेड, 373 ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा इन केल्विन। सेम उस जगह ध्यान देना अगर वाटर मेरा सॉल्वेंट है, अगर मुझे ध्यान देना क्या चाहिए उसमें सेंटीग्रेड में चाहिए, सेंटीग्रेड में चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो डेल्टा टी एफ आया है उसको क्या करेंगे बस माइनस करें, या जिनको समझ में नहीं आता फॉर्मूला यूज कर लो। डेल्टा टी एफ क्या होता है ध्यान देना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट सभी को पता है वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए क्या ध्यान देना आंसर आया -4.65। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया NaCl 0.1 मोलर, इसको ए बोल दिया, यूरिया 0.1 मोलर बी बोल दिया, MgCl2 0.1 मोलर सी बोल दिया, AlCl3 0.1 मोलर डी बोल दिया। कैलकुलेट द ऑर्डर, ऑर्डर पूछ रहा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डेल्टा टीबी टीबी डेल्टा टीएफ और टी। तो इसको सॉल्व करते हैं। NaCl बोल रहा है 0.1 मोलर दिया है, तो इसको ए है, इसका वेंटा फैक्टर कितना होगा 2 होगा। यूरिया 0.1 मोल दिया हुआ है, वेंटा फैक्टर 1 है। MgCl2 0.1 मोल दिया हुआ है, वेंटा फैक्टर क्या 3 होगा। AlCl3 0.1 मोल दिया, वेंटा फैक्टर कितना 4 है। अब क्या है कि मोलिटी सभी का सेम है, तो मोलिटी डिसाइड नहीं करेगा, क्या डिसाइड करेगा ध्यान देना वेंटा फैक्टर डिसाइड करेगा। तो अब है क्या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा आई इंटू एक्स बी। इनफैक्ट ध्यान देना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को मैंने मोलिटी में भी कन्वर्ट किया था, आई इंटू मोलिटी इंटू 1000 वाला सिस्टम बनाया था। तो आई है, अब मोलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डिपेंड किस पे करेगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा ध्यान देना आई के इक्वल, जिसका आई बड़ा होगा, जिसका आई बड़ा होगा ध्यान देना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा उसका ज्यादा होगा, तो लिखा relative lowering vapor relative lowering in vapor pressure will only depend upon I because the concentration term is constant for A B C D। तो I वैल्यू किसके लिए ज्यादा है D के लिए है, फिर C के लिए, फिर A के लिए भी है, तो D C A B। नेक्स्ट डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी भी क्या होता है ध्यान देना आई इंटू के बी इंटू मोलिटी, तो के बी कॉन्स्टेंट है मोलिटी कॉन्स्टेंट है, मतलब डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करेगा आई पे। फिर से डेल्टा टीबी क्या होगा
DCAB। फॉर टीबी की बात करते हैं तो ध्यान रखना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस क्या होता है, टी नॉट बी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टीबी। अगर डेल्टा टीबी बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ेगा। जैसे मान लो डेल्टा टीबी किसी का 4 और किसी का 6 है और वाटर है, तो है ना 4 है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 104 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 6 है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 106 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब समझ में आ रहा है, डेल्टा टीबी बढ़ेगा तो क्या होगा, टीबी बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा है डेल्टा टीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, टीबी। मतलब जो डेल्टा टीबी का ऑर्डर था वही क्या होगा, टीबी का भी ऑर्डर होगा। डेल्टा टीएफ की बात करते हैं तो डेल्टा टीएफ से क्या, आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी। के एफ इंटू मोलिटी क्या कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टीएफ क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई है, फिर से वही आ जाएगा। और डेल्टा जो टीएफ की बात करते हैं तो टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टीएफ। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। आज हमारा इनवर्स क्यों है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, अभी तुमने पढ़ा टी नॉट एफ माइनस क्या होता है, टीएफ। डेल्टा टीएफ और टीएफ में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव का। हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टीएफ। मतलब ध्यान देना, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही कम होगा। ये समझ में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट which has freezing point 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड and latent of fusion is this। अब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, सॉल्वेंट की बात, फ्रीजिंग पॉइंट की बात, मतलब के एफ है। के एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी नॉट एफ का स्क्वायर 1000 इंटू एल एफ। अब एल एफ कितना दिया है, जूल पर ग्राम में दिया हुआ है, इसलिए ध्यान देना मैंने आर का यूज किया 8.314। फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान देना 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, और मैंने बोला था फ्रीजिंग पॉइंट किसमें यूज करते हैं, कैल्विन में। मैंने कैल्विन में कन्वर्ट करके स्क्वायर यूज कर लिया, 1000 बाई क्या होगा 180.75। तो यहाँ से यूज करेंगे तो ध्यान देना जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसका केएफ आ गया 3.86। ये हो जाएगा, केवल फॉर्मूला पुट करना, कुछ नहीं सोचना भी नहीं है, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ध्यान देना क्वेश्चन, इफ द बॉइलिंग पॉइंट of an aqueous solution containing a non-volatile solid is this, what is its freezing point when given latent of fusion and vaporization of water are this। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, if the boiling point of an aqueous solution containing a non-volatile solid is 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट, हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है 100, वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया 100.15। मतलब यहाँ से क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, दिया तो ध्यान देना टी बी है, और मैंने बताया भी था जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सब एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है। पूछना व्हाट इज दिस फ्रीजिंग पॉइंट गिवन लेटेंट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का फ्यूजन और वेपराइजेशन भी दोनों दिया हुआ है, इनफैक्ट मैंने बोला भी दोनों का कर लेना, ब्लड भी लेना। तो ध्यान देना फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हर हाल में क्या करना पड़ेगा, तो मैं डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा, और के वैल्यू के भी वैल्यू भी नहीं दिया हुआ। तो क्या करोगे ध्यान देना, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या, के एफ इंटू मोलिटी, डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या, के बी इंटू मोलिटी। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे ध्यान देना, और डेल्टा टी एफ दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, डेल्टा टी एफ बाई डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या, के एफ इंटू के बी। मतलब मोलिटी मोलिटी तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और के एफ हमें पता है आर टी नॉट एफ स्क्वायर 1000 बाई एल एफ, के बी में पता है आर टी नॉट बी स्क्वायर 1000 एल एफ। के बाई के बी के लिए क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जब ये लिखेंगे ध्यान देना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी इजिकल टू क्या होगा, लैटिन ऑफ इक्वेशन ऊपर चला जाएगा, टी नॉट एफ स्क्वायर, लैटिन ऑफ फ्यूजन नीचे आ जाएगा, टी नॉट बी। सब वैल्यू दिया हुआ है, हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। क्योंकि वाटर कहीं है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 का स्क्वायर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 का स्क्वायर। और बाकी सब तो दिया हुआ, लेटेंट ऑफ फ्यूजन भी दिया, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन भी दिया। डेल्टा टी ए बाई डेल्टा टी बी क्या 3.61, डेल्टा टी एफ तुरंत क्या निकल जाएगा 3.61 इंटू क्या होगा 0.5। डेल्टा टी बी तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो मैंने क्या किया डेल्टा टी पुट कर दिया, तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया इतना। और मैंने बताया था अगर वाटर सॉल्वेंट है इसी में नेगेटिव लगा दोगे तो क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब है कि तुम्हारा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा काम तो है कि जितना मैंने तुम्हारा बेसिक्स बताना था बता दिया है। अब क्वेश्चन तुम्हारा काम है कि क्वेश्चन घर पे ढंग से सॉल्व करो पूरा। नहीं समझ में आता है तो पूछो। क्वेश्चन का टाइप नहीं होता, क्वेश्चन का टाइप बहुत सारे होते हैं, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, ध्यान देना, जितना ही ज्यादा एप्लीकेशन करोगे चैप्टर उतना ही अच्छा होता जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट जनरल, ये एडवांस लाइक ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल विद 340 टी should be dissolved in 500 gram of water in order to produce a solution with 104 degree centigrade difference between the freezing point and the boiling point। केबी और केएफ दोनों दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। बोला जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ध्यान देना डिफरेंस कितना है, 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले दिए देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉलिड 342 ग्राम। इन्फॉर्मेशन एक और चीज दिया था, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट और ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है, कितना 104 डिग्री। अब तुम्हें पता है डेल्टा टीबी इजिकल टू क्या होता है, केबी इंटू मोलिटी। और जो डेल्टा टीबी है वो क्या होता है, ध्यान देना, टीबी प्लस 100। अब तुम पूछोगे सर 100 क्यों ले रहे हैं। 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, केबी कहाँ दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड, और के भी कहाँ दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसलिए ध्यान देना, मैं डेल्टा टीएफ जो हो गया या डेल्टा टीबी मैं कहाँ लेने वाला हूँ, ध्यान देना 100 पे लूंगा। तो डेल्टा टीबी ये हो गया, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, टीबी प्लस टीबी क्या होगा, सॉरी, डेल्टा टीबी क्या होगा, ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्लस 100 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी तो मैं कुछ और बोल रहा हूँ। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो अगर मैं टीबी की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। और टी नॉट बी तो कितना है, 100 है, इसलिए ध्यान टीबी क्या लिखा है, 100 प्लस के बी एम। डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, के बी एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, तो टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 100 प्लस के बी एम। अब टी एफ की बात करते हैं, तो डेल्टा टी एफ जो होता है, ध्यान देना, वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या होता है, क्या क्या कर रहा हूँ यार, सॉरी दिमाग खराब हो गया। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब टी एफ की बात करेंगे, तो टी एफ की बात करेंगे, ध्यान देना, टी नॉट एफ है तो क्या लिखेंगे, 0। ये इधर आ गया तो इधर क्या माइनस क्या होगा, के एफ इंटू एम। इसे टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 माइनस के एफ इंटू एम। दोनों है टीबी है, ध्यान देना, टीबी है टी एफ है। टीबी माइनस टी एफ कितना दिया, 104। दोनों क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो टीबी को क्या लिख दिया, 100 प्लस के बी, 100, 100 प्लस क्या होगा, के बी इंटू एम। माइनस टी एफ की बात कर रहे हैं ना, टी एफ कितना था, माइनस के एफ इंटू एम, और माइनस लगा दो क्या, के एफ इंटू एम कितना होगा, 104 होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मोलिटी को बाहर निकाल सकता हूँ। मोलिटी को बाहर लेके, जैसे यहाँ से 100 इधर आ गया तो 4 हो गया, तो मोलिटी कॉमन लिख के क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू के प्लस के बी इजिकल टू क्या होगा, 4। तो मोलिटी क्या होगा, हमें के एफ भी दिया और के बी भी दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से मोलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलिटी यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन पूछते हैं, मोलिटी तो आ गया, क्या पूछा गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुक्रोज। तो एक बार कंसंट्रेशन टर्म आ गया तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मोलिटी कितना, 4/3, 4/2.38। जनरल क्या निकल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉलिड भाई क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू क्या होगा, 1000, इसके बराबर इतना, मोल्स ऑफ सॉलिड इतना हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉलिड क्या करेंगे, आराम से उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिख दिया था, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया था, 104 दिया था। तो तुम्हें क्या करना पड़ता, ध्यान देना, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करो, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करो, उसको पुट करो और फिर सॉल्व करो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is this. Calculate the atomic mass of A and B.
इस केस में ध्यान देना, हमारा सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है। बोला जा रहा है कि 1 ग्राम Ab2 जब ऐड करते हैं तो ध्यान देना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना मिलता है, 2.3। अगर सेम 1 ग्राम Ab4 ऐड करते तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता, मिल रहा है ध्यान देना 1.3 मिला। पहले में 2.3 मिल रहा है, दूसरे में क्या 1.3 मिल रहा है। पूछा जा रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ ए और बी बताओ। एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी निकालने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ Ab2 और मोलर मास ऑफ Ab4 निकालना है। डेल्टा टीएफ ऑफ Ab2 दिया हुआ है 2.3, डेल्टा टीएफ ऑफ Ab4 दिया 1.3। मैं क्या करूँ, डेल्टा टीएफ ऑफ Ab2 लगा देते हैं। डेल्टा टीएफ ऑफ Ab2 क्या होती है, एफ इंटू मोलिटी। केएफ भी दिया हुआ है ना, केएफ तो दिया हुआ है, तो ये 2.3 है, केएफ कितना 5.1 है। अब मोलिटी की बात करते हैं तो इसका मास डिवाइड बाय क्या होगा, मोलर मास। और बेंजीन कितना दिया 20 ग्राम, तो यहाँ से हम मोलर मास ऑफ सॉलिड Ab2 निकालेंगे, कितना हुआ 110। सेम तरीके का यूज करके मोलर मास ऑफ सॉलिड ऑफ Ab4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 196। अब ए को x मान लेते हैं, बी को y मान लेते हैं, तो x प्लस 2y की वैल्यू इतनी है, x प्लस 4y की वैल्यू इतनी है। आराम से दो इक्वेशन, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें बस एक ही डाउट आएगा कि तुम बोल सकते हो सर Ab2 हमारा जो सॉलिड है, हम इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं कि हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट है। तो ध्यान रखना, जब तक बोला ना जाए, जब NaCl Na2SO4 है, सभी को पता है ये सॉल्ट है, तो वहां तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट है। पर Ab2 Ab4 ये सब के सब क्या सॉलिड है, जब तक इनको इलेक्ट्रोलाइट ना बोला जाए अपने मन से एज्यूम मत करना। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चला गया है। The freezing point of 0.02 mole fraction of acetic acid in benzene is this। freezing point दिया हुआ है। Acetic acid exists partially as dimer। Calculate the equilibrium constant for dimerization। The freezing point of benzene is this and heat of fusion of benzene is this, assuming molarity and molality same। तो सबसे पहले तो बेंजीन है हमारा सॉल्वेंट है, उसका केफ निकाल लो। तो केफ क्या होगा, R T0F इंटू एम 1000। बार बार ध्यान देना 100 आ रहा है कहाँ से, 100 नहीं होगा, 1000 इंटू क्या होगा डेल्टा एच फ्यूजन। तो ध्यान आर डेल्टा एच फ्यूजन किसमें दिया हुआ, किलो जूल में, तो आर की वैल्यू 8.314। डेल्टा टी नॉट एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका स्क्वायर ले लो। मोलर मास 78 हमें पता होता है, 1000 इसको जूल में पुट करो। तो यहाँ से जब तुम केफ कैलकुलेट करोगे बेंजीन करो तो कितना आ रहा है 5 आता है। नॉर्मली 5.1 होता है, पर ध्यान देना यहाँ से कैलकुलेट किए तो कितना है 5 है। अब बोल रहा है कि जो एसिटिक एसिड है, ध्यान देना एसिटिक एसिड कितना है, ध्यान देना उसमें लिखा हुआ है एसिटिक एसिड इंफॉर्मेशन में जो कंसंट्रेशन दिया है 0.2 मोल फ्रैक्शन एसिटिक एसिड दिया हुआ है। पर ये बोला जा रहा है एसिटिक एसिड क्या पार्सली डाइमराइज किया है, पार्सली क्या किया ध्यान देना डाइमराइज किया है। तो जो डाइमराइज किया है उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट पूछ रहा है। तो बिफोर एसोसिएशन लिख लेते हैं सी, कंसंट्रेशन में मान लेता हूँ सी है। आफ्टर एसोसिएशन मान लेते क्या, सी वन माइनस अल्फा सी अल्फा बाई टू। तो के सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा बाई टू सी वन माइनस अल्फा क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। जब के सी को सॉल्व करेंगे तो के सी मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा डिवाइड बाय क्या होगा 2c इंटू क्या होगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ये आ गया। जब इसको केसी को सॉल्व करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर हाल में अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा, हर हाल में सी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सी के लिए ही क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.02। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड 0.02 है, तो मैं तो मान लेता हूँ टोटल मोल्स 1 है। मोल ऑफ एसिटिक एसिड 0.2 है और मोल्स ऑफ बेंजीन 0.98 है। मैंने क्या किया, यहाँ से मोलिटी कैलकुलेट कर लिया 0.262। और ऊपर लिखा भी है जो मोलिटी है वही क्या है मोलरिटी है, मतलब यही क्या है मेरा सी है। तो एक तो मेरा क्या आ गया, केसी के लिए मेरा सी निकल गया। किसी तरह मैं क्या करूँ अल्फा निकाल लूँ, और अल्फा निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, ध्यान देना कहाँ क्वेश्चन लेके चले जाए, वेंट ऑफ फैक्टर में। वेंट ऑफ फैक्टर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी। अब के भी दिया मोलिटी भी दिया है और डेल्टा टी भी दिया है, तो क्या करोगे आई निकाल लोगे। आई निकाल के तुमने इतना कर लिया। फॉर एसिटिक एसिड के लिए ध्यान देना अल्फा निकालना है, और एसिटिक एसिड के लिए क्या लिखा 1 माइनस अल्फा क्या होगा अल्फा बाई टू। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस अल्फा बाई टू। अल्फा को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.48, और अल्फा भी आ गया सी भी आ गया, दोनों को पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3.89। तो ये बहुत ही ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल से भी थोड़ा सा ध्यान देना ऊपर था, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा खींच गया। तो इसमें पूछा गया था कि क्या है एसिडिक एसिड डाइमराइज कर रहा है और पूछ रहा है कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाओ। तो हमने सी मान के क्या किया, केसी तो लिख दिया, और जब सॉल्व करने गए तो पता चला कि मुझे सी नहीं पता और अल्फा नहीं पता। सी के इन्फॉर्मेशन दिया था कि एसिडिक एसिड
सॉल्यूशन में कितना है, उसका मोल फ्रैक्शन 0.02 है। वहां से तुमने मोलिटी निकाल लिया और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया था, मोलिटी और मोलरिटी क्या है, सेम है। इसलिए ध्यान देना मोलिटी को तुमने क्या मान लिया, सी, तो वहां से सी मिल गया। और दूसरा तुम्हें क्या निकालना था, अल्फा निकालना था। तो अल्फा निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, वेंटो फैक्टर निकाले। डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या, आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी, के भी था, मोलिटी भी पता था, डेल्टा टी भी पता था, तुमने क्या किया, आई निकाल लिया। और वहां से तुमने क्या किया, वेंटो फैक्टर यूज करके अल्फा निकाल लिया। अब ध्यान देना, अब उससे भी अच्छा क्वेश्चन, जैसे जैसे ध्यान देना जो तुम्हारा ये लेक्चर बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी ध्यान देना बढ़ रहा है। तो freezing point of 0.8 molar NH4 solution is 0. The freezing point of 0.08 molar NH4 solution is minus 0.345 degrees centigrade. Calculate the percentage of HSO4 ions that transfer a proton to water. Assume 100% ionization of NHSO4 and Ka for water. तो बोला जा रहा है ध्यान देना कि द फ्रीजिंग पॉइंट 0.8 मोलर एन HSO4 सॉल्यूशन का ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, माइनस 0.345 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूछ रहा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ HSO4 आयंस दैट ट्रांसफर अ प्रोटॉन टू वाटर। HSO4 ध्यान देना, पहले तो NHSO4 किसमें टूट जाएगा, Na प्लस और HSO4। तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पर जाता हूँ। NHSO4 ध्यान देना किसमें टूट जाएगा, Na प्लस और HSO4 माइनस में टूट जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ ध्यान देना कि ये 1 है, जैसे इसमें इंफॉर्मेशन NHSO4 के बारे में दिया हुआ कितना 0.08 मोलर है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये कितना 1 है। अगर 1 है, क्योंकि मैंने बोला था वेंट ऑफ फैक्टर जब निकालना है तो आई तो ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वेंट ऑफ फैक्टर के लिए मैं ध्यान देना इनिशियली मान लेता हूँ ये 1 है, तो 0 0। पर ये कंप्लीट आयनेशन की बात करो तो ये 0 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, और ये भी क्या होगा 1 होगा। पर HSO4 माइनस क्या कर रहा है, ध्यान देना वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। HSO4 वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, H3O प्लस और SO4 2 माइनस। तो ध्यान देना ये 1 माइनस अल्फा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है, तो यहाँ भी कितना होगा 1 माइनस अल्फा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ NHSO4। क्योंकि ध्यान देना अगर HSO4 माइनस वाटर को नहीं देता तो टोटल नंबर पार्टिकल्स कितना आ जाता, 2 हो जाता। और अभी कितना ध्यान देना 1 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, तो कितना होगा 1 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 2 प्लस अल्फा। मतलब वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 2 प्लस अल्फा हो जाएगा। और आराम से जो भी इंफॉर्मेशन दे दिया डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी, तो डेल्टा टी एफ 0.345 दिया हुआ है, के एफ 1.86 दिया हुआ है, मोलिटी इतना दिया हुआ। तुम क्या करो अल्फा निकाल लो, अल्फा कितना आएगा 0.319 से पता चल जाएगा कितना है 31.9% ऑफ HSO4 माइनस सोर्स प्रोटोन ट्रांसफर टू वाटर। समझ में आ रहा है, 39.9% ऑफ HSO4 माइनस सोर्स प्रोटोन ट्रांसफर टू वाटर। नेक्स्ट ध्यान देना, अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन आने वाला है कि कितने ध्यान देना आइस फॉर्म हुआ है या कितना क्रिस्टलाइज हुआ। लिखा हुआ है इफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ ट्राइफिनाइल मेथेन, ये मॉलिक्यूलर वेट 244 दिया है, in 100 gram of benzene is cooled to 0.22 degree centigrade below the freezing point of benzene. How much solvent will crystallize out and what will be the molality of residual solution? ध्यान देना जब भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि कितना सॉल्वेंट फ्रीज हुआ है, तो हमेशा क्या करना ध्यान देना, जिस टेम्परेचर पे ले जाया गया है वहां पे तुम क्या करो डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी का फॉर्मूला लगा दो और वहां से सॉल्वेंट निकाल दो। और इनिशियली तुम्हें सॉल्वेंट पता होगा, वो सॉल्वेंट में क्या करो माइनस कर लो, पता चल जाए कितना सॉल्वेंट फ्रीज हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया गया कितना 1000 ग्राम बेंजीन दिया गया, तो मैं क्या किया ध्यान देना ट्राइफिनाइल मिथाइलिन की बात कर रहा ध्यान देना, तो आई तो 1 हो गया। सॉल्यूशन किसकी बात करें, सॉल्यूशन की बात करें डेल्टा टी एफ क्या होगा के एफ इंटू मोलिटी, मोलिटी कितना होगा 0.22 डिवाइड 5.1, मोलिटी कितने 0.043। तो मोलिटी दिया है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, यहाँ से मैंने क्या किया वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 571.86 ग्राम, 571.86 ग्राम। कहने का मतलब ध्यान देना बेंजीन पहले कितना था 1000 ग्राम, पर तुमने जो टेम्परेचर क्या किया फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे कम किया, तो वहां पे पता चला वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 571.86 ग्राम।
मतलब अमाउंट ऑफ बेंजीन क्रिस्टलाइजेज आउट कितना 1000 माइनस 571.86, तो कितना हो जाएगा 428.14 ग्राम। तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि कितना क्रिस्टलाइज या कितना आइस सेपरेट होगा या क्रिस्टलाइज होगा या कितना आइस फॉर्म होगा, तो ऑब्वियस सी बात तुम देखो कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा तब तक तो क्या ध्यान देना क्या होगा, लिक्विड और वेपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और ध्यान देना आइस क्रिस्टलाइज नहीं होगा, मतलब आइस फॉर्म नहीं होगा। पर जैसे फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ले जाओगे तो क्या होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करेंगे कि पहले चेक कर लेंगे हमारा जो सॉल्वेंट है उसका वेट कितना है, और जब उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ले गए तो उस केस में वाटर वाटर बोल लो या कोई सॉल्वेंट है उसका वेट कितना है, पहले वाले वेट में से ध्यान देना उस टेम्परेचर पे वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर लो, इतना सॉल्वेंट क्या होगा जो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया होगा या ध्यान देना आइस फॉर्म कर गया होगा। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है लास्ट ही क्वेश्चन है, 1000 ग्राम ऑफ 1 मोल aqueous solution of sucrose is cooled to maintain at minus 3.534 degree centigrade. Find out how much ice will separate out at this temperature. K for water दिया 1.86। तो बोला जा रहा है कि ध्यान देना 1000 ग्राम ऑफ 1 मोल aqueous solution, एक सॉल्यूशन है जिसका ध्यान देना वेट कितना है 1000 ग्राम, और 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है उसकी मोलिटी बता दिया गया 1 मोलर। पूछ रहा है तो ध्यान देना सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरा वाटर कितना है, अगर ये वाटर नहीं 1000 ग्राम वाटर नहीं दिया, 1 मोलर भी वाटर नहीं दिया हुआ, 1 मोलर कहने का मतलब क्या है, सुक्रोज की बात कर रहा है। 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब पूरा बोल दो सॉल्यूशन क्या बोल देंगे 1342 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग वाटर निकाल सकते हैं, तो वाटर कितना है 745.156 ग्राम ऑफ वाटर। तो इनिशियली तुम्हें पता चल गया ध्यान देना 1000 ग्राम में 745.156 ग्राम ऑफ वाटर है, बाकी क्या ध्यान देना सुक्रोज है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होगा आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी, मैंने बताया था जो भी टेम्परेचर पूछे वहां पे क्या करो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, तो यहाँ से इसने क्या किया मोलिटी निकाल लिया, मोलिटी निकालने के बाद क्या किया इसने वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 392.18 ग्राम आया, और आइस सेपरेट कितना हो गया 745.15 माइनस 392.2, तो कितना आंसर आ गया 352.95 ग्राम। तो ये भी ध्यान देना आइस कितना फॉर्म होगा उस पर क्वेश्चन है, तो आइस कितना फॉर्म होगा उसका मैंने बेसिक्स तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है कि पहले तुम चेक कर लो सॉल्वेंट तुम्हारा कितना है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाने के बाद सॉल्वेंट कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है पहले वाला सॉल्वेंट को दूसरे वाले सॉल्वेंट से माइनस कर दो, इतना सॉल्वेंट क्या होगा ध्यान देना सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये था पूरा का पूरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मुझे लगता है ध्यान देना अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो इसमें ज्यादा कुछ डाउट नहीं आएगा, जो भी डाउट आएगा तुम पूछ लेना टाइम से, अगर नहीं पूछ रहे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, चलो बाय।